नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हिंसा में मरने वालों की तादाद 43 हो गई है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 148 एफआईआर दर्ज की हैं। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दंगा प्रभावित इलाकों के स्कूलों में सालाना परीक्षा 7 मार्च तक स्थगित कर दी है। हालांकि सीबीएसई की परीक्षाएं 2 मार्च से तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हालात की समीक्षा के लिए बैठक की है। बैठक के बाद केजरीवाल ने सीबीएसई से परीक्षा टालने की गुजारिश की। साथ ही हिंसा की वजह से घर छोड़कर जाने वालों से वापस लौटने की अपील भी की है। इस टाइम पहला मकसद है कि लोगों की जिंदगियां वापस नॉर्मल हों। हिंसा तो रुक चुकी है, अब हिंसा की कोई कहीं वारदात नहीं आ रही है। लेकिन कई लोग घर छोड़ के चले गए हैं, वो लोग वापस अपने अपने घर लौटें, ऐसा हम लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी आज दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एसएन श्रीवास्तव ने आज ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का काम संभाला है। उन्होंने कहा कि राजधानी में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे ऑफिसर्स कॉलोनीज में जाकर के जो यहाँ के लोग सभी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि वे शांति बहाल करने में हमारा सहयोग दें, कि हमें सब साथ मिल करके रहना है। मैं इस कार्य के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। इस बीच दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इशरत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इशरत जहां पिछले 50 दिनों से खुरेजी में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस अब तक हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ताहिर हुसैन दंगों के बाद से फरार है। दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोप में 23 लोगों को, जबकि आर्म्स एक्ट में 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान 87 लोगों को गोलियां लगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 9 पुलिस थाने दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। दिल्ली के दंगों में बीएसएफ जवान मोहम्मद अनीस के घर जलाने की खबर जी न्यूज पर दिखाने का असर हुआ है। बीएसएफ के डीआईजी रैंक के अधिकारी आज मोहम्मद अनीस के घर नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। बीएसएफ के अधिकारियों ने माना कि वो जी न्यूज की स्टोरी देखकर ही मोहम्मद अनीस के घर आए हैं। अब बीएसएफ मोहम्मद अनीस के जले घर को दोबारा बनवाएगी। हमें तो जी न्यूज के थ्रू ही पता चला, एक क्लिप किसी ने हमें शेयर किया कल रात को कि साहब ऐसे ऐसे एक बीएसएफ के जवान का घर जला दिया गया। तो अब वो जवान से तो हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वो तो हजारों किलोमीटर दूर नक्सल एरिया में कहीं तैनात है और इनके पिताजी को हम जानते नहीं थे, तो कैसे ढूंढे। तो माध्यम से जो क्लिपिंग आई उससे हमने देखा, फिर हमने डीजी साहब ने बोला कि अभी इसको पता किया जाए। तो रात ही को हमने अफसरों को भेजा था 2 बजे, उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए थे। 26 फरवरी को जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने मोहम्मद अनीस के परिवार का दर्द देश को दिखाया था। भाई बीएसएफ में है, घर जला दिया पूरा, बताओ। अच्छा, बीएसएफ में है आपका भाई? हमारा भाई बीएसएफ में है, पूरा घर जला दिया, पूरा ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ लोहे का सामान बचा है, बस सिलेंडर और गैस। कहाँ पोस्टिंग है? कहाँ ये है अभी? कहाँ पे? बंगाल में, उड़ीसा। आपका बेटा है? आपका बेटा बीएसएफ में है? बताया आपने उसको? उसने पूछा होगा। हाँ, बारी बारी पूछा। क्या बोला? बोल दिया साहब जी, सब चीज जल गया। बताइए। तो दंगाई ऐसे हैं, देखिए बीएसएफ का जवान है, उसका घर को भी छोड़ा नहीं। जेएनयू देशद्रोह के आरोपियों पर केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए देशद्रोह पर बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कन्हैया ने भी इस बात को कहा है कि जितना जल्दी इसका फैसला हो उतना अच्छा है। किस तरह से सेडिशन लॉ का मिसयूज किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पिछले 5 साल में किसी भी केस की मंजूरी पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले, आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं पर मुकदमे चले, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी भी मसले में, किसी भी मुकदमे में हस्तक्षेप नहीं किया।
बीजेपी ने भरोसा जताया है कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। जी न्यूज ने ही जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। ऐसे लोग जो लोग की राष्ट्र के विरोध में इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो है वो कुछ बड़े और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। इसलिए कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में करीब 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कान की मशीनों जैसे उपकरण बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुककर एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला के पैर भी छुए। एक दिव्यांग महिला ने जब पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने विनम्रता से रोक दिया। प्रयागराज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी। बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। चित्रकूट से ही पीएम मोदी ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत भी की। परमबीर सिंह ने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का पद संभाल लिया है। वो संजय बर्वे की जगह कमिश्नर बने हैं। परमबीर सिंह को अंडरवर्ल्ड स्पेशलिस्ट माना जाता है और इससे पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर तैनात थे। परमबीर सिंह ने सड़क पर होने वाले अपराध, महिला सुरक्षा और अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने को अपनी प्राथमिकता बताया है। पूरे देश में इस समय एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो रहा है, उसे आगे बरकरार रखना, मेंटेन रखना एक बड़ी जवाबदारी रहेगी। मेरी टीम मेरे साथ है। ऑल्सो एक और जो प्रायोरिटी रहेगी, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रखना। परमबीर सिंह मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए थे। निर्भया के गुनहगारों को 3 मार्च को होने वाली फांसी पर फिर से सस्पेंस गहरा गया है। निर्भया के दोषी पवन और अक्षय ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर याचिका लगाई है। याचिका में 3 मार्च के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर रखी है, जिस पर 2 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं आज दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका भेजी है। राष्ट्रपति एक बार पहले ही अक्षय की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अक्षय के वकील ने कहा है कि पहले भेजी गई दया याचिका अधूरी थी। निर्भया के 4 गुनहगारों की फांसी पहले ही 2 बार टल चुकी है।